ये पहली बार नहीं था जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे कुछ साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो भी मेरे काम से रिलेटेड। लेकिन पता है, जब तुम कुछ ऐसा सर्वाइव कर लेते हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम बोनस टाइम पर जी रहे हो। तो एक तरह से तुम बहुत पहले मर चुके थे और हर नया दिन जो मिलता है वो एक गिफ्ट है। वो हमारे लिए एक गिफ्ट है। एक बोनस। हाँ, और पहली बार की बात जो तुम कर रहे हो, क्या उसका कनेक्शन उस टेंशन से था जो उस वक्त वीके पर गवर्नमेंट की तरफ से थी? और फिर तुम्हें बढ़ता हुआ प्रेशर समझना था और तुम्हें डिसाइड करना था कि क्या करना है, और जैसे तुम्हें समझ में आ गया कि उस मोमेंट में तुम वीके का कंट्रोल खो रहे हो। पहली बार ऐसा दिसंबर 2011 में हुआ था। 2011 के दिसंबर में मॉस्को की सड़कों पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने रूस की स्टेट ड्यूमा की इलेक्शन रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं किया। और मुझे याद है 2011 में मैं अभी भी रशिया में वीके चला रहा था। तब टेलीग्राम नहीं था। तो सरकार ने हमसे डिमांड किया कि हम नवाल्नी के ऑपोजिशन ग्रुप्स को वीके से हटा दें, जिनके पास हजारों मेंबर्स थे और जिन्हें इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया गया था। पर मैंने पब्लिकली मना कर दिया। मैंने बस सोचा कि ये सही काम नहीं है करने के लिए। लोगों को इकट्ठा होने का हक है। और मैंने उस प्रोसिक्यूटर का मजाक उड़ाया जिसने मुझे वो डिमांड दी। मैंने इसका स्कैन डाला और इसके बगल में एक कुत्ते की फोटो जो हुडी पहने था और जीभ बाहर निकाले हुए था डाली और कहा, ये है मेरा ऑफिशियल जवाब प्रोसिक्यूटर के रिक्वेस्ट को ऑपोजिशन ग्रुप्स को बैन करने के लिए। वो उस समय बड़ा मज़ेदार लगा था। पर फिर पुलिस वाले मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने लगे, हथियार बंद। और मैंने उस समय बहुत सारी बातें सोची। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? और मैंने ये सोचा कि मैंने सही डिसीजन लिया। और मैंने खुद से पूछा, अब इससे लॉजिकली अगला स्टेप क्या होगा? और मैंने सोचा, वो शायद मुझे जेल में डाल देंगे। तो अब मैं इसके बारे में क्या करने वाला हूँ? मैंने खुद से पूछा। और मैंने खुद से कहा, मैं खुद को भूखा रखूँगा, भूखा मर जाऊँगा। ये तो शायद ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। वो दूसरों के लिए या कुछ सिद्धांतों के लिए जीने-मरने को तैयार हैं, जिनमें वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। मैं ही अकेला नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एडवर्ड स्नोडेन भी मरने के लिए तैयार था या एंगस जैसे कुछ और लोग। उसी वक़्त ये भी एहसास हुआ कि सिक्योर कम्युनिकेशन का कोई सही तरीका नहीं है। मुझे अपने भाई को बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मैं उसे कैसे बताऊँ बिना उसे धोखा दिए? क्योंकि 2011 में याद है, व्हाट्सएप तो पहले से था, मुझे लगता है उन्होंने 2009 में लॉन्च किया था, मगर उसमें ज़ीरो एन्क्रिप्शन थी। सारे मैसेजेस ट्रांज़िट में प्लेन टेक्स्ट थे। मतलब कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा करियर तो छोड़ो, तुम्हारे मैसेज एक्सेस कर सकता था। सिर्फ तभी जब टेलीग्राम ने एन्क्रिप्शन के लिए ये ज़ोरदार पहल शुरू की थी। तभी बाकी ऐप्स को अचानक याद आ गया कि प्राइवेसी तो उनके डीएनए में है। जैसा कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने बड़े फेमस तरीके से बताया था। लेकिन लगता है 2011 में वो जीन सो रहा था। हाँ। तो हाँ। 2011 में मैसेज को सुरक्षित रूप से भेजने का कोई तरीका नहीं था। और मैंने खुद से कहा, अगर मुझे ये सर्वाइव करना है, तो मैं पक्का एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप लॉन्च करूँगा। कहीं न कहीं
ये इतना बुरा नहीं निकला। मुझे प्रोसिक्यूटर के सामने बुलाया गया। कुछ सिली क्वेश्चंस के जवाब दिए जो फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन केस में हाल ही में पूछे गए सवालों से भी कम थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी अंत की। ये तो साफ था कि मुझे वीके को उस तरह से चलाने नहीं देंगे जैसे मैं चाहता था कि वो चले। बस वही पल था जब मैंने अपना बैग पैक किया और बस इंतज़ार करने लगा। बस मैं एक होटल में शिफ्ट हो गया और मुझे एहसास हुआ किसी भी दिन मैं देश छोड़ सकता हूँ। मैं वीके चलाता रहा। मैंने टेलीग्राम डिज़ाइन करना और टीम को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे रूस में दिन गिनती के ही बचे हैं। सबसे पहले मुझे कहना पड़ेगा अपने लिए, और शायद लाखों या करोड़ों लोगों की तरफ से, बल्कि पूरी धरती की तरफ से भी, तुम्हारा थैंक यू उन मौक़ों पर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसानियत की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये उन लोगों पर निर्भर करता है जो अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। तो थैंक यू।